नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह डॉटशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया है, दूसरी तरफ उस पुस्तक के लेखक का नाम दिया है। आप लोगों को बताना है कि कौन सी पुस्तक अपने लेखक के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा। दूसरा ऑप्शन है मैपिंग लव, अश्विनी अय्यर तिवारी। तीसरा ऑप्शन है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, भरत कुमार। और चौथा ऑप्शन है द लास्ट सोल, कबीर बेदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द लास्ट सोल, कबीर बेदी। ये द लास्ट सोल जो पुस्तक है इसके हमारे हैं उनका नाम है लेकन जे मर्फी। वो जो है द लास्ट सोल के लेखक हैं। इसके लेखक कबीर बेदी नहीं है। तो यही हमें बताना था कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। बाकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट, आप इनको याद कर लीजिएगा कि अनफिनिश्ड के लेखक प्रियंका चोपड़ा, मैपिंग लव अश्विनी अय्यर की है और द एपिक ऑफ लोंगेवाला, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसके राइटर हैं भरत कुमार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। एस राधाकृष्णन, एस अनंत सैनम अयंगर। तीसरा ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह और चौथा ऑप्शन है जेवी मवलांकर। तो ये इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? जेबी मवलांकर जी लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और यदि ना पता हो तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नहरों से होने वाली सिंचाई में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है। 10.2%, 30%, 25.2% और 20.2%। तो इसका राइट आंसर होगा 30%। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भारत में टोटल जो नहरों से होने वाली सिंचाई है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। और यदि क्षेत्रफल यानी कि एरिया में बात करें तो वो लगभग 30% हिस्सा है। टोटल जो भारत में नहरों से सिंचाई होती है उस एरिया का 30% जो है वो सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है और होता है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि मांग वक्र का नीचे की ओर गिरना दर्शाता है। मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच सकारात्मक संबंध, मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध, मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच कोई संबंध नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध। ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग थोड़ा सा समझिए कि मांग का जो नियम है वो क्या कहता है। मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ेगा तो वस्तु की जो मांग होती है वो घट जाती है, और जब मूल्य घटेगा तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान सदैव रखना है कि मूल्य और मांग में क्या होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितना किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। 49%, 62%, 74% और 100%। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 74%। 2015 में गवर्नमेंट ने ये कैप जो है 24% से हटाकर 49% की थी और अभी जो है 49% से हटाकर 74% कर दी गई है। यानी कि केंद्रीय जो बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की कैप है वो कितने परसेंट हो गई है? अब 74% जो है इसमें एफडीआई आ सकता है, बाहरी क्षेत्र से निवेश, विदेशी निवेश अब जो है 74% जो है बीमा क्षेत्र में जो है आ सकता है। ये कैप पहले कितनी थी आपको ध्यान रखना है, 49%। उसके पहले कितनी थी? 24%। और अभी कितनी है? तो अभी है हमारी 74%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संतृप्त के एक बिंदु पर एक विशेष वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। 0 होती है। यहाँ जहाँ पे एकता लिखा है यहाँ पे आप लोग इकाई लिख लीजिएगा। इकाई यानी कि एक यूनिट, एकता की तुलना में अधिक, इकाई की तुलना में अधिक, या फिर एकता से कम, या फिर इकाई से कम यानी कि एक यूनिट से कम। इसका राइट आंसर होगा 0 होती है संतृप्त बिंदु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। भुवनेश्वर, हैदराबाद, नैनीताल या फिर मैंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो क्या होगा इसका आंसर? हैदराबाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। संसदीय प्रणाली, संविधान का संघीय चरित्र, न्यायिक समीक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आप सभी को मालूम है कि हमारे संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत क्या, उसके संसदीय प्रणाली शामिल है, संविधान का संघीय चरित्र शामिल है, उसका संघीय ढांचा शामिल है और न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे न्यायिक समीक्षा कहा गया है। ये तीनों ही मूल संरचना में शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस भारतीय अमेरिकी को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया है। विनय चौहान, पंकज दुबे, माजू वर्गीज या फिर अखिलेश वर्गीज। तो इसका राइट आंसर होगा माजू वर्गीज। माजू वर्गीज को जो है सैन्य कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस के सैन्य कार्यालय का निदेशक जो है जो बाइडेन के कार्यकाल में नियुक्त इनको किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार जो लोग सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें
उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक भुगतान करना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत है? लागत का सिद्धांत, दायित्व का सिद्धांत, प्रलाभ का सिद्धांत या फिर वैकल्पिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रलाभ का सिद्धांत। समझते हैं ये जो लिखा प्रलाभ का सिद्धांत। प्रलाभ का सिद्धांत ये कहता है कि कोई सेवा है या फिर कोई वस्तु है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, तो जो लोग उस वस्तु का सर्वाधिक जो लोग उस वस्तु का सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं या जो उससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको ही उस वस्तु के उत्पादन के लिए सर्वाधिक भुगतान करना चाहिए। इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे टोल टैक्स होता है, जो टोल टैक्स हुआ, तो टोल टैक्स कौन देगा? जो है उस रोड पे आएगा जाएगा, यानी कि जो उसका उपयोग करेगा वो जो है टोल टैक्स पे करेगा, टोल टैक्स देगा। तो यानी कि जो उपयोग कर रहा है वही उसके लिए सर्वाधिक पे कर रहा है, जो सर्वाधिक उपयोग कर रहा है वही सर्वाधिक पे कर रहा है। आप इसको जो है जो डीजल पेट्रोल पे लगने वाले टैक्स से समझ सकते हैं। डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, जो अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल का यूज करेगा वो उसका अधिक से अधिक टैक्स भरेगा। तो यही है कि प्रलाभ का सिद्धांत यही है कि जो लोग उत्पादित वस्तुओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करते हैं वही उत्पादन के लिए सर्वाधिक भुगतान करते हैं। यही है प्रलाभ का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संगठन का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र है? फिलिस्तीन, इजराइल, उत्तर कोरिया और ब्रुनेई। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र निम्न में से कौन है? तो फिलिस्तीन जो है वो गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र संगठन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलकानी की स्थापना? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुर्कान-ए-चहलकानी ये पूछा जाता रहता है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है रजिया और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं में से किसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना, मार्केट प्लस योजना, जीवन आनंद, गोल्ड बैंकिंग योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मछुआरों के कल्याण के लिए योजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बारालाचाला पर्वतीय दर्रा है जो कि निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला के बीच में है? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या फिर पीर पांजाल श्रेणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जास्कर श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल टेलीविजन, ईमेल, रोबोट इत्यादि किस प्रकार की तकनीकी के उदाहरण हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा प्रयोगशाला, सूचना संचार प्रौद्योगिकी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सूर्य की रोशनी, मृदा, वायु या फिर जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटक क्या होते हैं कि किसी पारिस्थितिकीय तंत्र के जो जीवित कारक हैं वो जैविक घटक होते हैं, और जो जीवित यानी कि मृत्यु कारक हैं, जो जीवित कारक नहीं वो अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटकों में कौन कौन आते हैं? जैविक घटकों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैविक घटकों में जैसे आपका हो गया आपके पशु पक्षी हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, आपके पौधे हो गए, ये इत्यादि जो हैं ये जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक की बात करें तो जैसे सूर्य की रोशनी हुई, मृदा हुई, वायु हुए, तो ये सभी अजैविक घटक में आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी। तो दोस्तों देखिए, आपके पास जो विटामिन होते हैं उसमें कुछ जो है जल में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो इस चीज़ में आप लोग हरदम कंफ्यूज रहते हैं। तो आज याद कर लीजिए कि देखिए जो विटामिन बी और सी होता है ये जो है जल में आपका घुलनशील होता है, और जो विटामिन के होता है, ई होता है, डी होता है, ये अघुलनशील हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। जल में घुलनशील विटामिनों के लिए आप याद कर लीजिए क्या? सी बी। आप इससे क्या याद कर सकते हैं? चाबी। चाबी क्या? चाबी। चाबी नहीं, चाबी याद कर लीजिए। चाबी से चाबी, सी से चा, सी से चा से सी और बी से बी आपका। तो ये जो सी बी हो गया ये जल में घुलनशील हैं। और कीड़ा की बात का आप के, ये जो विटामिन ए, डी, ई और के है जो अघुलनशील है, इसके लिए आप क्या याद कर लीजिए? कीड़ा, के ई डी ए। कीड़ा से आपका क्या होगा? के ई डी ए। तो ये क्या है? जल में अघुलनशील है। तो कीड़ा चाबी अब याद कर लीजिए कि कीड़ा जो है वो अघुलनशील है और चाबी जो है वो घुलनशील है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? राज्य के मुख्यमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के उच्च न्यायालय के पास या फिर राज्य के राज्यपाल के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधा जा सकता। तो अनुच्छेद 32 को आप लोग याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की आत्मा बोला इसको किसने? भीमराव अंबेडकर ने।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन आपको बताना है कब किया गया था। पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राज्य संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में किया गया। दूसरा ऑप्शन है रियो डी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। तीसरा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में 2002 में धरणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया। चौथा ऑप्शन है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा रियो डी जनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसका गठन किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बी तो नहीं लिखा, दूसरा समझ सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन कब किया गया इस संधि का? तो इस संधि का गठन 1992 में कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में इसका गठन किया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है वह क्या कही जाती है, यानी कि उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव की पहचान और नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्गीकरण विज्ञान से। हिंदी का नाम तो सरल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक औद्योगिक उत्पादन सूचांक में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता है? बिजली, स्टील, परिशोधन, उत्पादन, कच्चा तेल और दूरसंचार। फिर से देखते हैं, इसमें 5 ऑप्शन हैं। बिजली पहला ऑप्शन है, स्टील दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है परिशोधन उत्पाद और चौथा ऑप्शन है कच्चा तेल तथा पांचवा ऑप्शन है दूरसंचार। बताना क्या है? हमें बताना है कि किसे औद्योगिक उत्पादन सूचांक में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दूरसंचार। दोस्तों हम लोग पेपर में क्या करते हैं, कभी कभी प्रश्न इतनी तेजी से पढ़ते हैं कि यहाँ पे नहीं लिखा होता है, हम उसको ध्यान ही नहीं देते और हम इस प्रश्न को कभी कभी इस रूप में पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक औद्योगिक उत्पादन सूचांक में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है। ये मतलब सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम कभी कभी पेपर में हमसे 1 या 2 गलती तो इस प्रकार की हो ही जाती है, जहाँ में सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम कभी ना कभी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो दोस्तों इन्हीं गलतियों से हमें कौन बचाता है? जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं यहाँ या फिर कहीं किसी एप्लीकेशन पे आप जाके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपकी यही जो गलतियाँ होती हैं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो आप यदि कहीं से भी प्रैक्टिस सेट, आप पेपर के पहले कहीं से भी किसी भी चैनल से जो आपको अच्छा लगे, कोई भी टेस्ट सीरीज, किसी भी एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया करिए। ये आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं इनको प्रैक्टिस सेट कम कर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? IDBI, नाबार्ड, SIDBI और RBI। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड हमारा दूसरा ऑप्शन। नाबार्ड के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा FDI कौन सा क्षेत्र जो है आकर्षित करता है? ये आपको 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बताना है। 2019-20, 20-21 नहीं, 2019-20 के अनुसार। निर्माण क्षेत्रक, ऊर्जा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक या फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्रक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 5 आइज गठबंधन हाल ही में समाचार में रहा था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा जापान। 5 आइज में कौन नहीं शामिल? जापान नहीं शामिल। तो 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो बात करते हैं इसकी। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल है और ब्रिटेन भी शामिल है। इसके अलावा कनाडा और न्यूजीलैंड। आपके 2 ये और 3 ये, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका ये UK और कनाडा, न्यूजीलैंड, ये आपके 5 जो है देश हैं ये 5 आइज में शामिल हैं। और पूछा कौन सा है? शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? जापान आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है? वाणिज्यिक कृषि, व्यापक कृषि, बागानी कृषि या फिर निर्वाह कृषि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा निर्वाह कृषि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वेल्ड घास मैदान किस देश में स्थित है? जो वेल्ड घास मैदान होते हैं ये किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले विकल्पों को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
1961, 1974, 1986 या फिर 1992। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 12 नवंबर 1986 को पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसको बदलने के लिए की है, मतलब नीति किसको बदलकर नीति आयोग की स्थापना हुई है, हमें ये बताना है। मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग या फिर योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग के रूप में इसको स्थापित किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को स्थानांतरित करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी जो है इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के आपका हेड होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यदि हटाना है, यदि वो अपने टेन्योर में है, उसको हटाना है, उसको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मतों से इसके विरुद्ध मतदान करके ये साबित करना होगा कि इसके आचरण को गलत या फिर यह अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहा है। इसके आधार पर इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध में 2/3 से मतदान करके इस पारित करवाना होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने पद से हटता है। ये जो है राष्ट्रपति इसको अपने मन से नहीं हटा सकता। तो वही पूछा है कि किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पे होता है, भारत के महान्यायवादी का भी होता है, महान्यायवादी का भी होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं निर्भर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा घास का मैदान है, लानोज, टैगा, शवाना या फिर स्टेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्टेपी। स्टेपी जो है वो दुनिया में सबसे बड़े घास के मैदान होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सबसे मान्य तर्क चुनें। भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय, मतलब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो उस समय हमें बताना है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर केवल लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि संसद को दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है कि आवश्यक रूप से केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो उसको उस समय क्या होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं का भी सदस्य हो, मतलब जरूरी नहीं है कि सदस्य हो, किंतु नियुक्ति के 6 माह के भीतर उसको किसी न किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, ना ही जरूरी है कि राज्यसभा का सदस्य हो, किंतु 6 माह के अंदर उसको लोकसभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ये बोल रहा है कि किसी न किसी एक सदन का, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि वह केवल लोकसभा का सदस्य हो। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन कि जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, या ना ही यह जरूरी है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। जब उसकी नियुक्ति होती है कि नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ये आवश्यक है कि वो किसी न किसी सदन की सदस्यता ले ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, मर्फी, न्यूटन, कॉपरनिकस या फिर वास्को डी गामा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉपरनिकस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध को अलौकिक गुणों वाला सामान्य पुरुष मानती है, हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर बौद्ध समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि जो हमारी हीनयान शाखा थी वो जो है बुद्ध को अलौकिक गुण वाला एक सामान्य पुरुष मानती थी, हीनयान। इसका राइट आंसर क्या होगा, हीनयान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है, जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है। पहला ऑप्शन है कि क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां, जल निकासी प्रणाली का स्रोत, भूमिगत संरचना या फिर भूमि का ढाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन कि जल निकासी प्रणाली का स्रोत। जल निकासी जो प्रणाली का स्रोत होता है ये जल निकासी प्रणाली के पैटर्न को निर्धारित नहीं करता। बाकी ये जो तीनों कारक हैं, क्षेत्र की जलवायु, भूमिगत संरचना और भूमि का ढाल, ये तीनों ही जल निकासी प्रणाली के पैटर्न के निर्धारक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 302। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1928, 1929, 1930 या फिर 1931? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1929। 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और 1929 का जो इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू में। इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य है संघर्षरत पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय निवासियों को देश वापस लाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं पर ध्यान देना, मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को दूर करने के लिए भारत सरकार की मदद करना, या फिर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पूर्वी बेल्ट में आतंकवादी विरोधी अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा कि दूसरा ऑप्शन हमारा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं पर ध्यान देना। ये जो है ऑपरेशन जो सद्भावना का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता नहीं है? मंदिर ऊंची चार दीवारियों से घिरे थे, सहायक धार्मिक स्थलों में विमान है जो कि नगर वास्तुकला के समान है। तीसरा ऑप्शन है एक उच्च प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम की उपस्थिति, और चौथा ऑप्शन है मंदिर के अंदर पानी की टंकी की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सहायक धार्मिक स्थलों में विमानन जो कि नागर वास्तुकला के समान है। ये जो है द्रविड़ शैली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, जो मंदिर निर्माण की तीन शैलियाँ होती हैं प्रमुख, द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली, इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो कल हमारे चैनल पे इसके बारे में वीडियो आएगा। तो इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कल आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली तीनों शैलियों के बारे में चर्चा की जाएगी और आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संविधान को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाना चाहिए। यह किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने ये सबसे पहले बोला था कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण होगा और वो संविधान सभा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी। ये कथन किसका है? ये कथन है, इसको सबसे पहले ये ऐसी अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसके बारे में बोला था। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आपने 40 के 40 प्रश्न कर लिए। तो दोस्तों, आप कमेंट कर में ये बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, किससे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये टेस्ट सीरीज थोड़ा कठिन लगती है, हमको लगता है कि कुछ हमारे मित्र ने कल बताया था हमको, मित्र ये थोड़ा सा हार्ड है, तो देखिए आजकल आप जो इस कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और पेपर भी लगभग इसी लेवल का रहा है। हम जानबूझकर प्रैक्टिस सेट में कुछ कठिन क्वेश्चन इसलिए सम्मिलित कर रहे हैं ताकि आप औरों से थोड़ा ऊपर उठ जाएं। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज को आप इसीलिए सॉल्व करते हैं जिससे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले। आपको जो आता है हम वही चीज़ करवाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, आपके 30-40 मिनट खराब होंगे। तो हम प्रयास करते हैं कि आपका ये जो लगभग 20 मिनट का वीडियो होता है इसमें जो 40 क्वेश्चन हम सम्मिलित करते हैं इसमें प्रयास करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ईजी लेवल के हों, कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो, जिससे आपको कुछ नई जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।